नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। भोपाल में मीडिया से बातचीत में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने फिर कहा कि हां, मैं अयोध्या गई थी, ढांचा तोड़ा था, मैं राम मंदिर बनाने जाऊंगी, भव्य मंदिर बनाऊंगी। राम मेरे जीवन के आदर्श हैं, इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं धर्म की बात कर रही हूँ, अपने राम पर बात कर रही हूँ। मैंने जो कहा अपनी बात पर अडिग हूँ। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व वाले बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय के जीवन में हिंदुत्व नहीं है, यहाँ तक कि उनकी डिक्शनरी में ही हिंदुत्व नहीं है। साध्वी ने विवादित बयान पर चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर कहा कि उन्हें शहीद हेमंत करकरे और बाबरी मस्जिद मामले में बयान पर 2 नोटिस मिले हैं, जिसका वो विधिवत जवाब देंगे। इधर साध्वी प्रज्ञा के लगातार विवादित बयानों ने बीजेपी संगठन की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने साध्वी को बीजेपी मुख्यालय में तलब कर विवादित बयान न देने की नसीहत दी। वहीं नोटिस को लेकर प्रभात झा ने कहा कि हम सभी नोटिस का जवाब देंगे। कहा है, मैं उससे बिल्कुल नहीं पलट रही, क्योंकि मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था और मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी। बिल्कुल पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोल रही हूँ। ये मेरे राम जी हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है। राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, इसलिए भव्य मंदिर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई शब्द नहीं है, लेकिन तो यही तो मैं भी कह रही हूँ कि उनकी डिक्शनरी में हिंदुत्व नाम नहीं है, उनके जीवन में हिंदुत्व नहीं है, इसलिए फिर वही सिद्ध कर रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, सच्चा हिंदू हूँ। ये द्विअर्थी बातें, ये दोहरा चरित्र है, वो स्पष्ट दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा की वॉशिंग मशीन से धुलकर आतंकी एक आरोपी देशभक्त बनकर निकली है। ये वही देशभक्त है जिसने बिलाईगढ़ के शैलेंद्र देवांगन पर चाकू से हमला किया था। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि उन्हें कई लोगों ने बताया कि प्रज्ञा का व्यवहार आदतन अपराधियों जैसा है और वे झगड़ालू प्रवृत्ति की हैं। भूपेश बघेल ने यह भी कहने से नहीं चूकी कि बीजेपी की चले तो अपने गुरु गोडसे को फिर से जिंदा कर चुनाव लड़वा दे। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। साध्वी ने कहा कि पहले उन्हें आतंकवादी घोषित करा दिया गया और अब चाकू से हमले का आरोप लगा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी अनिल जैन ने कांग्रेस के साध्वी को आदतन अपराधी बताने वाले बयान पर कहा कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है। अनिल जैन के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी किसी भी घटना को ट्वीट करके कहती है। पामगढ़ से लौट रहा था तो शैलेंद्र देवांगन का फोन आया कि वही महिला है जो मेरे छाती में चाकू घोंपा था और वो चाकूबाजी की इसके भी गवाही है। इसका मतलब ये है कि ये प्रज्ञा ठाकुर आदतन अपराधी जैसा उनका व्यवहार रहा है। थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ा करती थी, तो झगड़ालू प्रवृत्ति शुरू से रही है। देखिए, जनता के द्वार बीच में, समाज के बीच में मुझे वो पहले तो उन्होंने आतंकवादी सिद्ध कर दिया, ठीक है ना, अब चाकू मरवा दिया। पता नहीं क्या क्या करेंगे, आगे देखते जाइए। देखिए, भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस पार्टी किसी भी घटना को बहुत ट्विस्ट कर कर कहती है, इसलिए उनकी बातों में सत्यता होती ही नहीं है। भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस हमेशा करती आई है। भोपाल लोकसभा सीट देश की सबसे हॉट सीट बन गई है। अपने बयानों से देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी साध्वी प्रज्ञा के जरिए बीजेपी अपने मुद्दे देश की जनता के सामने रखेगी, जिनमें देश की सुरक्षा से लेकर राम मंदिर निर्माण तक के मामले शामिल हैं। वहीं साध्वी के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी हमला बोला जाएगा। इधर बीजेपी की रणनीति को भांप चुके कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि साध्वी के उठाए मुद्दों पर सोच समझकर ही प्रतिक्रिया दें। खुद दिग्विजय सिंह ने साफ कह दिया कि उनसे साध्वी पर सवाल पूछा जाएगा तो वो जवाब उन्हें नहीं मिलेगा। बता दें कि बीजेपी हाईकमान के निर्देश पर रविवार को भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक हुई, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह के प्रचार प्रसार से लेकर उनके नामांकन और जीत की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साध्वी प्रज्ञा और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता सहित भोपाल लोकसभा क्षेत्र से जुड़े बीजेपी के पदाधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा बीजेपी युवा मोर्चा के भोपाल पदाधिकारियों की बैठक भी हुई। हालांकि बीजेपी नेताओं ने अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया है। रणनीति आपको तो नहीं बताई जा सकती, फिर भी जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगना, यही रणनीति होती है। और
माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ने जो काम किए हैं और इस देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए इन मुद्दों को लेकर अधिकतम मतदाता तक पहुंचना, उसके अनुसार ही रणनीति बनाई जाती है। भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने भोपाल के विकास को लेकर विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। दिग्विजय सिंह ने अपने इस डॉक्यूमेंट में सुनियोजित विकास, सशक्त किसान, उत्कृष्ट शिक्षा और उत्तम रोजगार जैसी बातें कही हैं। साथ ही भोपाल को ग्लोबल सिटी, साइंस सिटी, मेगा लॉजिस्टिक सिटी और वेयर हाउस जोन बनाने की भी बात कही। उन्होंने खेलकूद और कला को अहमियत देने की बात भी अपने विजन डॉक्यूमेंट में रखी। साथ ही उद्यमों की उन्नति, स्वास्थ्य को प्राथमिकता, पब्लिक फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सबको साफ पानी समेत कई बातों पर जोर दिया। दिग्विजय सिंह ने इस दौरान पूर्व की शिवराज सरकार पर भी जमकर निशाना साधा तो मोदी की स्मार्ट सिटी योजना पर भी सवाल खड़े किए। इधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे फेक पत्र बताया। बीजेपी उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि दिग्विजय सिंह 10 साल तक सीएम रहे, तब वो कोई विजन नहीं ला पाए। वहीं साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जब 10 साल सीएम थे तब उनका विजन कहां था, उन्होंने 10 साल कुछ नहीं किया, वो अब क्या करेंगे। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि वो भोपाल के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जल्द जारी करेगी। भोपाल शहर के पुनरुत्थान के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट ला रहे हैं। मेरे समय 2005 का मास्टर प्लान ड्राफ्ट किया गया। आप इसकी हालत देख रहे हैं ना, यही हालत भोपाल शहर की भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में हो गई। अपनी आंखों से 10 साल लगातार मुख्यमंत्री के रूप में देखती रही है और इसलिए मेरा मानना है ये दृष्टि पत्र नहीं, फेक पत्र है और फेक पत्र पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इंदौर लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी अब तक अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। इधर ये चर्चा छिड़ गई कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके पीछे वजह बताई जा रही कि प्रियंका गांधी वाराणसी से अंतिम वक्त पर नामांकन दाखिल करती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर सीट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो मतों का अंतर कम हो सकता है। साथ ही इंदौर जैसी सीट से पीएम मोदी चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ वो रिकॉर्ड मतों से जीत सकते हैं। साथ ही उन्होंने ज्यादा प्रचार करने की भी जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा केंद्र की करीब हर योजना इंदौर में बहुत बेहतर तरीके से लागू की गई है। इसका फायदा भी भाजपा को मिल सकता है। साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में भी इसका असर होगा। इसके अलावा चुनाव की तारीख के हिसाब से भी इंदौर सबसे मुफीद जगह है क्योंकि यहां आखिरी चरण में 19 मई को चुनाव होगा। इधर प्रधानमंत्री मोदी का नाम आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश भर गया है। इंदौर के बीजेपी नेताओं का कहना है कि मोदी इंदौर से चुनाव लड़ते हैं तो ये उनका सौभाग्य होगा। मोदी जी आ जाएं तो हमारे इंदौर का सौभाग्य है कि मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़े। बाकी हम सब मोदी जी के प्रतिनिधि हैं। यहाँ पे जितने हमारे नेता हैं जिनके नाम चल रहे हैं सब मोदी जी के प्रतिनिधि हैं। वो लड़ रहे हैं, मतलब मोदी जी हमारे उनके प्रतिनिधि लड़ रहे हैं, ऐसा लगेगा कि वो खुद मोदी जी लड़ रहे हैं। मालवा निमाड़ की ज्यादातर सीट पर संघ ने कमान संभाल ली है। 2014 में संघ ने हर बूथ पर 2 लोगों को प्रभारी बनाया था जो भाजपा कार्यकर्ताओं के संपर्क में थे, लेकिन 2019 के चुनाव में संघ हर बूथ पर अपना पन्ना प्रमुख बना रहे हैं। एक बूथ पर करीब 17 से 22 पन्ने होते हैं। इस हिसाब से हर बूथ पर संघ के करीब 20 कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख का काम करेंगे। इस कवायद के लिए संघ ने 4 जिले की बैठक भी की है। फिलहाल भाजपा ने इंदौर में उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन इंदौर संघ का गढ़ है, लिहाजा यहां जो भी उम्मीदवार मैदान में उतरता है उसे जिताने की जिम्मेदारी संघ की रहेगी। वहीं देवास सीट पर संघ के पसंदीदा उम्मीदवार महेंद्र सोलंकी को मैदान में उतारा गया है। यही तैयारी धार, खरगोन और उज्जैन सीट के लिए भी है। बीजेपी का कहना है कि संघ हमारी मात्र संस्था है। बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी करते हैं और संघ भी हमें शक्ति देता है। संघ भारतीय जनता पार्टी की मात्र संस्था, हम उसी के अंग हैं। संघ हमें मार्गदर्शित करता है, निर्देशित करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के निर्णय में उनकी भागीदारी न के बराबर हो।
आगे मध्य प्रदेश में चुनाव ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों में से करीब 60,000 कर्मचारियों ने ड्यूटी निरस्त करने का आवेदन दिए हैं। जिला निर्वाचन कार्यालयों में चुनाव से छुट्टी के आवेदनों की संख्या की भरमार है। चुनाव से ड्यूटी निरस्त करने के लिए अधिकांश आवेदनों में बीमारी का हवाला दिया गया है, तो कुछ आवेदनों में परिवार और बुजुर्गों की जिम्मेदारी की बात कही गई है। आवेदनों की संख्या अधिक होने से यह मामला मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंच गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं कि मेडिकल जैसी गंभीर समस्या होने पर ही ड्यूटी निरस्त की जाए और बाकी के आवेदन निरस्त कर दिए जाए। इसमें हर जिले में एक कमेटी बनी हुई है कि यदि जिनका ड्यूटी निर्वाचन में लगती है और वो किसी स्वास्थ्य कारण वो छुट्टी मांगते हैं तो दे आर रिफर्ड टू द मेडिकल बोर्ड। तो इस बार चूँकि कर्मचारी हमारे पास कम है और सबका ड्यूटी लगना ही है, तो थोड़ा सा हम लोग स्ट्रिक्ट है कि अनलेस कोई जेन्युइन कारण क्यों ना हो तो छुट्टी नहीं मिलेगी। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को रिझाने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग जिला प्रशासन और लोगों के साथ मिलकर कई अनूठे पहल कर रहा है। इसी कड़ी में होशंगाबाद जिला प्रशासन ने होशंगाबाद इलेक्शन नाम से एक मोबाइल ऐप बनाया है, जिसके जरिए मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर कतारों का लाइव स्टेटस दिखाया जाएगा, जिससे बुजुर्ग और घरेलू महिलाएं क्यू स्टेटस देखकर अपना वोट डालने जा सकेंगी। इस ऐप की खासियत यह भी है कि इसके जरिए मतदान केंद्र तक गूगल मैप के जरिए भी पहुंचा जा सकता है, जिससे जिले के ऐसे मतदाता जो जिले के वोटर हैं लेकिन कहीं और रह रहे हैं, उन्हें अपना पोलिंग स्टेशन ढूंढने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर बैतूल में नर्सिंग होम एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर दवा की प्रिस्क्रिप्शन पर्चियों पर सील लगाकर मरीजों और उनके परिजनों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो वहीं कई दुकानदार सामानों के बिलों पर मतदान के स्लोगन लिखकर ग्राहकों से मतदान की अपील कर रहे हैं। और इसके लिए जैसे बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग व्यक्ति जो सभी परेशान होते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं, समय उनका खराब होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन के लिए एक नवीन मतदान सुविधाओं के लिए एक ऐप बनाया है होशंगाबाद इलेक्शन के नाम से। शहरी क्षेत्र में और कई जगह देखा गया है कि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से भी थोड़े से उदासीनता रहती है मतदाताओं में। तो इस बार हम प्रयास कर रहे हैं इस मोबाइल ऐप के ज़रिए कि हर समय कितने मतदाता मतदान केंद्र में है वहाँ पर इसकी लाइव स्टेटस भी हम इस ऐप के ज़रिए लोगों को प्रदान कर पाएँ, ताकि लोग अपने हिसाब से उसको प्लान कर लें और सुविधा के साथ में वहाँ पर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। वोट देने की ही सलाह देते हैं कि अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए, बिना किसी लालच के, बिना किसी सब्सिडी के, धर्म को छोड़ते हुए, देश को समझते हुए वोट करें। साध्वी प्रज्ञा के आंसुओं को मगरमच्छ के आंसू बताने वाले कैबिनेट मंत्री आरिफ अकील के बयान को लेकर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से जवाब मांगा है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदुओं के सामने से मंत्री आरिफ अकील और वंदे मातरम के मामले में विधायक आरिफ मसूद को बयान देने और प्लानिंग के लिए तय कर रखा है। हिंदू साधु संत, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इन मामलों को लेकर कौन क्या करेगा और क्या नहीं, वंदे मातरम गाना है या नहीं, साधु संतों के आंसू निकलती है तो या असली है या नकली, इसका निर्धारण ये दोनों नेता करेंगे। दिग्विजय सिंह हिंदू हैं या नहीं, ये भी अब आरिफ अकील बताएंगे। रजनीश अग्रवाल ने कहा कि इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह जवाब पेश करें। ये काम लगातार रहा है। दिग्विजय सिंह जी को प्रत्याशी बनाया, वो हिंदू हैं या नहीं है, ये भी आरिफ अकील बताने रहे थे। बताने का काम आजकल आरिफ अकील, वंदे मातरम के बारे में आरिफ मसूद और तमाम प्रकार के अब ऐसे मामलों में मुझे लगता है कांग्रेस ने इन दोनों को तय कर दिया। बताने का काम हिंदू साधु संत, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के बारे में कि कौन क्या करेगा, कौन नहीं करेगा, आंसू असली हैं कि नहीं है, वंदे मातरम गाना है। चलिए, इस बीच दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां पर राइस मिल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि राइस मिल का ड्रायर गिरने से 3 लोग नीचे दबे हैं। 2 मजदूर और मालिक के बेटे के लिए रेस्क्यू जारी है। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू में अब परेशानी हो रही है। प्रशासन के साथ एसडीआरएफ की टीम बचाव के काम में जुटी हुई है। संत हरदास राइस मिल में ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर दुर्ग से, जहां पर राइस मिल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राइस मिल का ड्रायर गिरने से
यहाँ पर 3 लोग दबे हुए हैं, 2 मजदूर और एक मालिक के बेटे के लिए रेस्क्यू जारी है। और चूंकि अब अंधेरा हो गया और अंधेरे की वजह से रेस्क्यू यहाँ पर नहीं हो पा रही, परेशानियों का सामना टीम को करना पड़ रहा है। एसडीआरएफ की टीम बचाव काम में जुटी हुई है। संत हरदास राइस मिल में ये हादसा हुआ है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश राव मदनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ा। आकाश, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर? जी, घटना के बाद से लगातार एसडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन की टीम वहां पर लगी हुई है। और जिस प्रकार से ये जो घटना हुई है और घटना के बाद जिस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है वो जो ढह चुका है, उसे एक एक करके जो टीम निकाल रही है। और उसका कारण जो है, उनका कहना है पुलिस का यह है कि अब तक हो सकता है कि जो अंदर फंसे लोग हैं वो जीवित हो और उनकी जो कंडीशन है, उन्हें कोई दूसरी चोट न लग जाए उनके बचाव कार्य से। इसलिए ये काम को धीरे तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि ये पूरा लोहे का स्ट्रक्चर है जो ढहा हुआ है, उसे जो वेल्डिंग मशीन से काट करके अलग किया जा रहा है, उसके बाद निकाला जा रहा है। बड़ी जो हाई जो पावर मशीन है, क्रेन है, वो लगाई गई है और इस प्रकार से बचाव का कार्य लगातार जारी है। लेकिन अब तक जो फंसे लोग हैं उनकी कोई जानकारी सही प्राप्त नहीं हो पाई है। और जिस प्रकार से जो शाम होता गया और जो रात के अंधेरे के कारण जो है वहाँ लाइट की पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। और जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन क्या है, जिस प्रकार से जो धान है, धान काफी भरा हुआ था और इस कारण से जो है वो काफी रेस्क्यू करने में समय लग रहा है। आकाश, हादसे की वजह क्या कुछ यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है? और फिलहाल ये खबर है कि 3 लोग यहाँ पर दबे हुए हैं, तो क्या संख्या बढ़ भी सकती है? कितने लोग दबे हैं, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी? घटना की अगर जो पूरी बात ये है कि सुबह जब ये जो मजदूर हैं अपने काम में पहुंचे हुए थे और जो धान है, धान को ये उसना चावल बनाने का एक राइस मिल है। यहाँ जो बॉयलर है, बॉयलर से जो धान है बॉयल होकर के ड्राई होने के लिए ड्रायर में आया हुआ था। इस दौरान जब वर्कर वहाँ काम कर रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ। और इस घटना स्थल पर लगभग 6 से 7 जो मजदूर काम कर रहे थे, वहीं जो मालिक का बेटा जो है वो भी वहाँ पर मौके पे मौजूद था। तो जिस प्रकार से बात सामने आ रही है, 5 लोग इस चपेट में आए थे, जिसमें से 2 लोग बाहर आ गए थे और 3 लोग अभी भी इसमें दबे हुए हैं। कहीं ना कहीं अब ये जब बॉडी रिकवर हो जाएगी, जिस परिस्थिति में भी ये बाहर आएगी, तभी ये खुलासा हो पाएगा कि अंदर में आगे कितने लोग हैं। लेकिन कुछ जो खबर है, जो मिल मालिक है उन्होंने 3 लोगों के अंदर फंसे होने की बात बताई है, जिसमें उनका एक बेटा भी है। और हादसे की अगर बात करें तो जो देर शाम कल आंधी तूफान आया था, इससे ये स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं हिल गया था और इनके जो बेस है वो भी काफी जर्जर हो चुके थे। जिस प्रकार से ये काफी पुराना राइस मिल बताया जा रहा है, तो इस कारण से ये आज सुबह हादसा हुआ जब ये इस पर जो 8 बॉयलर हैं, 8 बॉयलर में लगभग 400 टन के आसपास जो है एक बॉयलर में धान रखा हुआ था। और तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर पुराना होने के कारण ये दबाव झेल नहीं पाया और स्ट्रक्चर ढह गया और ढहने से इन लोगों की अभी तक स्थिति जो है फंसे हुए हैं। चलिए आकाश, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आकाश इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।